दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। टॉपिक पर आने के पहले मेरा एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि आप अपने चैनल यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस संदर्भ में दूसरों को भी बताएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थाओं की श्रृंखला में आपसे G7 और भारत पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम G7 की ABCD की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद G7 का वैश्विक परिदृश्य में महत्व क्या है और G7 का भारत के साथ रिश्ता क्या है, G7 के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है या भारत के लिए G7 क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं G7 की ABCD। G7 की ABCD का मतलब है G7 क्या है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है इत्यादि को लेकर। देखिए, G7 दुनिया के विकसित और सर्वाधिक उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन। हमने कहा क्या, G7 दुनिया के सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह संगठन है। विश्व के सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है। देशों का एक संगठन है। आपसे कोई पूछता है कि G7 क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए G7 दुनिया के सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 की जो स्थापना होती है, शुरू में यह G7 नहीं था, G5 था। G5 की स्थापना 1975 में फ्रांस के शहर रंबोनिलट में होती है। कहाँ होती है? G7 की स्थापना फ्रांस के शहर रंबोनिलट में होती है। रंबोनिलट यह फ्रांस का एक शहर है जहां पर G5 की स्थापना होती है। हमने कहा G5 की स्थापना 1975 में। इसके जो 5 फाउंडर मेंबर थे, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। इन 5 देशों ने रंबोनिलट में इसकी स्थापना किया। 1976 में इसमें कनाडा और इटली भी सम्मिलित हो गए। कनाडा और इटली सम्मिलित हो गए। इस प्रकार G5 से G7 बना 1976 में। यह 7 देश दुनिया के सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देश माने
जाते हैं। 1975 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G5 की उत्पत्ति जो होती है 1973 के तेल संकट, जो एक वैश्विक आर्थिक संकट था, के गर्भ से होती है, कि समस्या के समाधान को लेकर होती है। G7 की स्थापना का उद्देश्य वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजना, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, आपसी संवाद को बढ़ावा देना। दुनिया के जो विकसित देश हैं, उन्नतशील देश हैं, उनकी जिम्मेदारी भी अधिक बनती है, उनकी आवश्यकताएं भी अन्य लोगों की तुलना में अधिक होती है, उनका व्यापार भी अधिक होता है। तो ऐसे में उनका दायित्व बनता है कि वह वैश्विक समस्या के समाधान के लिए आगे आए। तो 1973 के तेल संकट के गर्भ से G7 की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता। पहले G5 बना, G5 के बाद G7 अपने अस्तित्व में आता है। अंडरस्टूड। अब देखिए G5 से G7 हुआ, आगे बढ़ता गया। सोवियत संघ के बाद, विघटन के बाद जब रूस कमजोर हुआ तो और रूस में उदारवाद को शुरू किया गया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो 1997 में G7 जो था G8 में कन्वर्ट हो गया। G8 में शुरू में कहा गया कि G7 जो है गैर समाजवादी पूंजीवादी देशों का एक संगठन है। सोवियत संघ एक समाजवादी देश था, परंतु मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनने, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनने के बाद वहां पर उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति अपनाई गई, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ के राज्य अलग अलग हो जाते हैं। रूस उनका सबसे प्रमुख राज्य था सोवियत संघ का। रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, वह पश्चिमी देशों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने लगता, पूंजीवाद को बढ़ावा। तो जब रूस इसमें सम्मिलित होता है तो गैर समाजवादी शब्द को हटा दिया जाता है और यह कहा जाता है कि G7 दुनिया का सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील देशों का एक संगठन। G7 से G8 बना 1997 में। 2014 में पुनः यह G7 बन गया। इसका कारण क्या था? क्रीमिया पर रूस ने कैप्चर कर लिया, जिसे क्रीमिया को यूक्रेन का क्षेत्र माना जाता। इसके और क्रीमिया का विलय रूस में हो गया। इसके बाद रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, बाद में उसको हमेशा के लिए हटा दिया गया और एक बार पुनः G7 बन गया। तो वर्तमान में आपसे पूछा जा कि G7 क्या है, तो आप कहना कि G7 दुनिया के सर्वाधिक विकसित और उन्नतशील औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। G7 जो है वैश्विक संपदा का, G7 जो है वैश्विक संपदा का, धन का लगभग 60% का प्रतिनिधि हिस्सेदारी रखता है। G7 के देश वैश्विक संपदा में 60% की हिस्सेदारी रखते हैं।
वैश्विक जीडीपी में इनकी लगभग 46% हिस्सेदारी है। वैश्विक जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी कम है। वैश्विक जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 10% है। वैश्विक संपदा में, धन दौलत में इनकी हिस्सेदारी 60%। वैश्विक जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 40%। वैश्विक जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 10% है। तो G7 का वार्षिक सम्मेलन बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित किया जाता। जी सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता, जो क्रमशः बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित किया जाता। बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित किया जाता। बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित किया जाता है। G7 का पहला सम्मेलन तो 1975 में हुआ था। 2024 में G7 का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में इटली के फसानो शहर में आयोजित हुआ था। फसानो में आयोजित किया गया था। जबकि इसके पूर्व 49वां सम्मेलन जो था जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। 49वां सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था। जबकि 51वां सम्मेलन 2025 में आयोजित होगा, यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो G7 का कोई परमानेंट सचिवालय नहीं है। G7 का कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है। जिस देश में सम्मेलन होता है उस देश में इसका सचिवालय बना दिया जाता, अगले वर्ष अगले देश में शिफ्ट हो जाता। तो कहने का आशा है कि इसका सम्मेलन जो होता है और सम्मेलन के साथ सचिवालय भी हस्तांतरित। G7 के सम्मेलन में केवल G7 के देश ही भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, IMF, UNDP, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय यूनियन या संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अनुषंगी संगठन भी इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ साथ जो है G7 कुछ देशों को आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। तो G7 में सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित और विशेष आमंत्रित देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। G7 की जब बैठक होती है तो एक इंटरनल बैठक होती है जिसमें G7 के केवल सदस्य भाग लेते हैं, और जब G7 की कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटर्नल बैठक होती है तो उसमें G7 के सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित और विशेष आमंत्रित देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के घटकों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं
या अन्य संगठनों को भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होता। पिछले कई वर्षों से भारत को G7 के सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। इस वर्ष भी भारत विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में G7 के इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। यह भारत के लिए एक गौरव का विषय वस्तु है कि 2005 से लगातार भारत G7 के शिखर सम्मेलन में निरंतर भाग ले रहा है और अपनी सार्थक भूमिका को निभा रहा है। उत्तरोत्तर G7 में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही। भारत G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भारत को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता। G7 का जो वर्तमान शिखर सम्मेलन हुआ, 50वां शिखर सम्मेलन हुआ, बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के साये में हुआ, जहां विगत 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। वहीं पश्चिम एशिया में भी लगभग 2 वर्षों से इजराइल और हमास को लेकर के युद्ध जारी है, जिसका दायरा अभी तक तो सीमित था, लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। वैश्विक राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, तो बड़े विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। G7 के इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः विकास के पथ पर लाने, वैश्विक आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने, वैश्विक स्तर पर पूंजी की गतिशीलता को बढ़ावा देने, वैश्विक स्तर पर संयोजकता को, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। G7 के इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक आधारभूत संरचना के लिए न्यायपूर्ण भागीदारी की थीम को लेकर आगे बढ़ा। कहा गया कि वैश्विक साझेदारी के माध्यम से हम आधारिक संरचना का निर्माण करेंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। G7 के 50वें शिखर सम्मेलन में भारत के एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को स्वीकृति दी गई। आपको याद होगा कि G20 का जब भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस शिखर सम्मेलन में जो है भारत ने एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया था, जिसे भारत मध्य आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता। भारत मध्य एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर या भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता, को स्वीकृति दी गई और इसके प्रति G7 के देशों ने एक उत्साहवर्धक रवैया अपनाया। G7 के इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए, आतंकवाद के समूल को नष्ट करने के लिए वैश्विक समुदाय से आगे आकर के कार्रवाई करने को कहा। इस सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, तकनीकी मुद्दों,
के साथ साथ सामरिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में साइबर क्राइम का भी मुद्दा रहा, खाद्य सुरक्षा का भी मुद्दा रहा, अवैध घुसपैठियों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अब हम चर्चा करेंगे कि G7 के लिए भारत महत्वपूर्ण क्यों है। G7 के लिए भारत महत्वपूर्ण क्यों है? G7 के लिए भारत का महत्व, देखिए G7 के लिए भारत का महत्व आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण दोनों से है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या का आकार भी काफी अधिक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी भारत एक बड़ा देश है। तो भारत का आर्थिक महत्व है। विकसित देशों की कंपनियां भारतीय बाजारों में अपने उत्पाद को बेचना चाहती हैं, बेचना चाहती हैं। अब निवेश करना चाहती हैं। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक मन पसंदीदा और सुरक्षित निवेश स्थल के रूप में देखती हैं। तो भारत उत्तरोत्तर एक बड़े बाजार का आकार लेता जा रहा। यहाँ जनसंख्या का आकार व्यापक है, विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा रहा। भारत में स्थिरता है, चाहे पॉलिटिकल स्थिरता की बात करें, सामाजिक स्थिरता की बात करें, आर्थिक अस्थायित्व की बात करें, तो भारत विश्व के उद्योगपतियों निवेशकों के लिए एक मन पसंदीदा जगह है और भारत में एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। तो इस दृष्टिकोण से भी भारत G7 के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से होने वाले कच्चे तेल और शोधित तेल की आपूर्ति यूरोप में बाधित हुई है। यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है समय समय। वहीं भारत पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए रसिया से निरंतर कच्चे तेल का आयात कर रहा और अपने देश लाकर शोधित करके उसे अन्य देशों को निर्यात कर रहा। तो भारत यूरोप के ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक मुफीद देश के रूप में उभरा। भारत यूरोप के देशों को ऊर्जा सुरक्षा का एक विकल्प, एक माध्यम के रूप में भी बना। इसलिए भारत G7 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की प्रभावी भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा, जहां एक तरफ चीन की इंडो पैसिफिक रीजन में दखलंदाजी, चीन की जल व्यूह रचना,
चीन की आर्थिक कूटनीति प्रभावी होते देख रहे। तो ये दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों को भारत के सहयोग की आवश्यकता। भारत की भौगोलिक और सामरिक स्थिति इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान मिलकर के क्वाड का भी गठन किया, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन की स्वायत्तता, इंडो पैसिफिक रीजन क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर किया जा सके। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई भूमिका, भारत के महत्व को देखते हुए यूरोपीय संघ के लिए हो या विकसित देशों के लिए हो, पश्चिमी देशों के लिए भारत का महत्व काफी बढ़ जाता। चौथा पॉइंट आता है और रूस यूक्रेन युद्ध। और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता। भारत एक ऐसा एकलौता देश है जो युद्ध काल में रसिया के साथ निरंतर अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा। तो दूसरी तरफ भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भी आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रिश्तों में लगातार वृद्धि। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री रूस की भी यात्रा करते हैं, तो यूक्रेन की भी यात्रा करते हैं, अमेरिका की भी यात्रा करते हैं। तो वैश्विक समाज, वैश्विक समुदाय, वैश्विक राजनय भारत के तरफ से देख रहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकता। भारत के प्रधानमंत्री एकलौते ऐसा नेता है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते हैं, वैश्विक समाज की आवाज को रखते हैं, चिंताओं को रखते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कहा था कि यह समय युद्ध का समय नहीं है, संवाद का समय। इस वर्ष भी भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध के संदर्भ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। यूक्रेन यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पर स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने शांति का बीज बो दिया है। इस बीज को अंकुरित होने में, खुलने में, फलने में और बढ़ने में अभी समय लगेगा, लेकिन शांति का बीज जरूर अंकुरित होकर के एक पेड़ बनेगा। तो आज वैश्विक समाज, मुख्य रूप से पश्चिमी जगत, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तरफ देख रहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने में सक्षम है और इस युद्ध को संवाद के माध्यम से रुकवाने में सफल होगा। तो यह भारत के महत्व को रेखांकित करता है कि G7 के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉइंट से आपको स्पष्ट होगा कि G7 के लिए भारत कितना महत्व है। तो दूसरी तरफ हम आते हैं भारत के लिए G7 का महत्व। भारत के लिए G7 का महत्व देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफा लेन देन नहीं होता। सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिजिक्स का नियम सामान्यतया लागू होता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो जहां भारत के G7 के लिए
भारत महत्वपूर्ण है, तो वही भारत के लिए भी G7 महत्वपूर्ण है। पहला आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, दूसरा सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, और तीसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए G7 कम से कम 3 आधार पर काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक, यूरोप के देश विकसित देश हैं, G7 के देश विकसित देश है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत विकास के दौर से गुजर रहा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर निवेश की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है। तो इसके लिए G7 के देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो G7 चाहे वह जापान हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली इत्यादि, यह सभी भारत के आर्थिक विकास में अब सहभागी बनना चाहते हैं, हिस्सेदारी करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, यूरोप के देश भारत के निर्यात के गंतव्य स्थल भी हैं। भारत पूर्वी यूरोप के देशों या यूरोप के अन्य भागों में खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद और कपड़ा उत्पाद के अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए G7 का महत्व। अभी आपने देखा कि ब्रिटेन के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका। फ्रांस के साथ भारत के रक्षा समझौते इत्यादि। तो कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए G7 का मत। दूसरा सामरिक दृष्टिकोण, भारत और स्थिर पड़ोसियों से घिरा हुआ है, सिद्धांत विहीन पड़ोसियों से घिरा हुआ। चाइना और पाकिस्तान दोनों से भारत के सीमा विवाद संबंध बहुत अच्छे क्या अत्यंत निचले स्तर पर चले गए हैं। दोनों से भारत को खतरा। भारत सीमा पार से आतंकवाद की समस्या से पीड़ित है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों का समर्थन की जरूरत है, रक्षा सहयोग की जरूरत है, और प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत चीन पर दबाव भी बनाना है। तो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए G7 का महत्व बहुत। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमने बी का समझौता किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम निरंतर रणनीतिक समझौते कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमने लिमोवा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम लगातार अपने रणनीतिक समझौतों को नए आयाम पर ले जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम अपने तेल का भंडार को सुरक्षित कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत निरंतर 2+2 की वार्ता का आयोजन कर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहल पर नाटो ने भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य देश का दर्जा दिया। तो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए G7 का चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, हिंद महासागर क्षेत्र हो, या अन्य जगहों पर
संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप के देशों के साथ हमारे सामरिक भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत निरंतर सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा। भारत को अपने इस लक्ष्य को पाने में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों का भी समर्थन जरूरी है। मुख्य रूप से यूरोप के वे देश जो जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ उनका समर्थन जरूरी है। तो भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग कर रहा, IMF और विश्व बैंक में सुधार की मांग कर रहा, और भारत अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में एक नई भूमिका सुनिश्चित करना चाहता। तो इस आधार पर भारत के लिए G7 का महत्व काफी बढ़ जाता है। G7 के माध्यम से भारत वैश्विक राजनीति में अपनी एक नई भूमिका निभा सके, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपने रसिया के साथ संबंधों को बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा करता हुआ भारत दिखाई भी पड़ता है, भारत सफल होता दिखाई पड़ता कि भारत एक साथ रसिया और अमेरिका दोनों के साथ संबंध को बेहतर बनाए हुआ है और अपने संबंधों को नई दिशा दे रहा। तो G7 भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत भी G7 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज वैश्विक परिदृश्य में G7 की आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और G7 के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर बेहतर संबंध है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण। तो मित्रों, अभी हमने G7 पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि G7 को लेकर के आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, चाहे फैक्ट हो, चाहे विश्लेषण हो, चाहे एक यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में G7 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, जिस सम्मेलन के फाउंडर मेंबर कौन कौन है, G7 में भारत की भूमिका क्या है इत्यादि। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर को समाप्त करने के साथ ही एक बार मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने यूट्यूब चैनल UPSC मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं। मेरा आपसे दावा है कि बेहतर कंटेंट, बेहतर एनालिसिस परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थाओं की श्रृंखला में कुछ न कुछ आपको सीखने को लगातार, पढ़ने को, सुनने को लगातार मिलेगा। इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए।